अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान के बाद आलमी मीडिया अमरीका ईरान डील की खबर दे रहा है। वाशिंगटन टाइम्स दावा कर रहा है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार तमाम महाजों पर लड़ाई ख़त्म करने और इख्तलाफी निकात मिल बैठ कर तय करने का मुआहदा फाइनल कर चुके हैं और अब मुसाविदा हतमी मंजूरी के लिए वाशिंगटन और तेहरान पहुंचा दिया गया है। अमरीका ईरान अमन डील यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान 47 सालों का डेडलॉक खत्म होगा। अमरीकी पाबंदियां हटने पर ईरान आलमी सियासत के स्टेज पर फिर से नमूदार होगा। बुहीरा अरब से खलीज फारस तक दुनिया की सबसे मसरूफ बहरी तिजारती राहदारी को नया एतमाद मिलेगा। उम्मीद है कि दुनिया टेंशन फ्री अरब फारस ताल्लुकात देखेगी। जंगों से ज्यादा तिजारत की बात होगी। मशरिक़ वुस्ता के मंजरनामे में नए इत्तिहादों की नई मसावात वजूद पाएंगी और पुरानी दुश्मनियों के नए महाज खुलेंगे। कौमी इम्कानात और दहशतनाक खदशात के तनाजुर में पाकिस्तान की सालिसी से कामयाब होने वाली डील के बाद का मशरिक़ वुस्ता कैसा होगा और नए चैलेंजेस क्या होंगे, इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद साबिक सफ़ीर आलम बरहुई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, ईरान और अमेरिका अमन डील तकरीबन तय हो गई है, अहम निकात भी सामने आए हैं। ये कहिएगा कि तमाम तर सूरत हाल में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? देखें जी, किसकी जीत भी नहीं हुई, किसी की हार भी नहीं हुई। अगर जीत हुई है तो पीस की है, अमन की है और स्थिरता की है, जहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो रहते हैं। देखिए, जंग जो है वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। न इसमें जीत में फायदा है न हार में फायदा है। जंग तो जंग है, वो तबाही लाता है। बिल्कुल। तो अब हम देखें कि हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर एक जंग हो रही थी, जिसके असरात जो है ना पाकिस्तान के ऊपर क्या सारे दुनिया पे पड़ रहे थे, जबकि दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गई थी। और जो दुनिया की तरसील की तेल की जो 1/5 जो आपने हुर्मुज़ से पास तेल होता था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। और फिर जितनी बमबारी हुई थी, जितना एम्यूनेशन हो गया था, क्योंकि ईरान पे 28 फरवरी से लेके जब तक सीज फायर तक कोई 11,000-12,000 टारगेट पे बमबारी हुई, उसमें कितनी आप देख के अंदाजा कर ले कि कितनी प्रॉपर्टी की या जानों की जो है वो नुकसान शामिल है। और फिर अमेरिका वालों ने जो खुद तय किया है कि उनके इतने जहाज थे, इतने ड्रोन थे और टोटल उनको 29-30 बिलियन डॉलर की जो है वो नुकसान हुआ है। तो अब ये है कि जंग में तो किसी की जीत और हार नहीं होती, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर इन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाता है और ये साइन कर देते हैं, यहाँ पे जो है वो हॉस्टिलिटी जो है, दुश्मनी जो है बिटवीन टू कंट्री वो खत्म हो जाती है। ईरान वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो जीत तो ईरान की हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि इसराइल जिस मकसद से इस जंग को शुरू कर चुका था और अमेरिका की जो मदद ले रहा था वो था सिर्फ ग्रेटर इसराइल का, ताकि पूरे जो है वो खलीजी खित्ते पे जो है वो उसका कंट्रोल हो जाए। और उसके लिए वो स्लोली और ग्रेजुअली एडवांस भी करता रहा। कभी इब्राहिम ट्रीटीज के थ्रू साइन करके अरब कंट्रीज को अपने अम्ब्रेला सिक्योरिटी अम्ब्रेला में लाते थे, और कभी ये, लेकिन रेजिस्ट करने वाला मुल्क सिर्फ एक था, वो ईरान था। और फलस्तीन की जो सपोर्ट है वो भी ईरान है। और अगर इसराइल को कहीं पे जवाब देना होता था, चाहे जो वो लबनान में हो या तो वो भी ईरान नहीं दिया, हाइट्स में हो, तो वो भी ईरान था। तो इसलिए ईरान उनकी नजरों में खटक रहा था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जीत और हार का फैसला तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के जो प्लान थे और थे, लेकिन किस तरह से ईरान ने तगड़ा जवाब देकर अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वो लेकर आया। और अब ये है कि खबरें आ रही है कि डील हो चुकी है तकरीबन और मुसवदा तैयार है। अच्छा सर, ईरान जंग के बाद अमन डील तक आलमी इदारों का गैर मौसर किरदार अमन के लिए भरपूर मैकेनिज्म की खला का इजहार है। क्या वक्त का तकाजा नहीं है किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सालिसी का नया निज़ाम कायम किया जाए? क्योंकि हमने देखा कि यूएनओ बिल्कुल बेबस था। एंटोनियो गुतेरेस साहब सिर्फ मजम्मती बयान दे देते थे, अमली तौर पर
इन इदारों ने कुछ नहीं किया? देखें मोहतरमा, हमें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का तजुर्बा, तलख तजुर्बा उस वक्त है जब ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक जो है ना वो करारदाद ला रहे थे कि जंग बंदी के लाए, तो उसको सोवियत यूनियन का जो नुमाइंदा बैठा हुआ था वहाँ पे वो उसको वीटो करता था। तो ये वीटो और ये चीज़ें जो हैं, आपने गाजा में देखा कि कितने करारदाद जो है वो सामने लिया है, लेकिन उनको अमेरिका वीटो करता रहा और गाजा में जो है वो मुसलमान कत्ल होते रहे, वहाँ पे खून बहता रहा, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हुआ। और इसी तरीके से हमने देखा कि ईरान के साथ जो जंग हो रही थी और उसके अमेरिका के कहने पे कुछ हमारे मुसलमान मुल्कों ने जो है करारदाद लाए जो ईरान के लिए नुकसानदेह था, उसको चाइना ने वीटो कर दिया। तो ये वीटो पावर जो परमानेंट जो मेंबर है उनके पास है, वो इसको एक्चुअली नाकारा करने के लिए, उसको बेबस करने के लिए काफ़ी है। फिर हमने देखा कि ताकतवर मुल्क जितने भी हैं, इसराइल शामिल है, उसमें अमेरिका खासकर शामिल है, उन्होंने कभी भी यूएन के चार्टर का उसकी परवाह नहीं की उन्होंने, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। अब ईरान पे हमला ले लीजिएगा, यूएन के चार्टर में कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सावरन कंट्री के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के कवर के तहत जो है ना वो आप धोखे से उन पे हमला कर देते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ है। और फिर यूएन के चार्टर में ये कहाँ इजाज़त है कि आप किसी मुल्क पे हमला कर दें, लेकिन उनके सियासी लीड क़यादत को टारगेट बनाएं, उनकी अस्करी क़यादत को टारगेट बनाएं, उनके साइंसदान मारें। आप देखें ईरान के लास्ट ईयर कितने साइंसदान उन्होंने कत्ल किए अपने बमबारी के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं यूएन के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, उसको आप बिल्कुल सर। दूसरी जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन नाकाम हुई तो उसके बाद यूएन को क़याम में लाया गया ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2026 में यूएन भी बुरी तरह से जंगों को रोकने में नाकाम रहा। अच्छा सर, आइंदा 24 घंटों में अमन डील के हवाले से बाकायदा ऐलान की तवक्को है और फिर हतमी मुज़ाकरात, मुआहदे पर दस्तखत के मराहिल भी आएंगे। अब मुआहदे पर अमल दरामद का सवाल भी उठेगा। वही वाली बात है कि मुआहदा तो हो जाएगा, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, क्या उस पर अमल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये एक अहम सवाल है कि अमेरिका को इजराइल को कंट्रोल कर पाएगा? बिल्कुल जी जी बिल्कुल अहम सवाल है जी। आपको मैं याद दिला दूं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ईरान ने मुआहदा किया था, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन था, उसकी गारंटी जो है P5 ने दी थी, यानी परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो प्लस जर्मनी ने। तो उसके बावजूद भी ट्रंप साहब आए तो उसने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। इम्प्लीमेंट की तो बात अपनी जगह पे रही, लेकिन वो मुआहदे को ही उसने तलब कर दिया, उसको ही ख़त्म कर दिया। और इस जंग, इस क्या कहते हैं, हॉस्टिलिटी को या इस दुश्मनी को जो है और भड़कावा दे दिया उसने। तो अब सवाल ये है कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है, वो किस तरह किया जा सकता है। देखिए कश्मीर पे सिक्योरिटी काउंसिल के अपने जो है वो रेजोल्यूशंस हैं जो 1948 के बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे 52 तक पास होते रहे। और उसमें मैं बताऊँ आपको कि नेहरू जैसा टॉल लीडर जो है उसने वादा किया था कि हम यूएन के नज़रदारी में जो है ना इस पर राय करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे, कश्मीरियों को ये हक दे देंगे कि वो अपने जो है ना किस्मत का खुद फैसला कर लें कि वो आज़ाद मुल्क रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन उनसे आज तक अमल नहीं हुआ, इंडिया ने अमल या होने नहीं दिया। तो ये सवाल बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं और ये सवाल अपनी जगह पे है और अहम है। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा ये तो अपनी जगह पे अहम सवाल है। और ईरानियों के लिए सबसे ज्यादा जो है कंसर्न और जो बिल्कुल सर, ईरानी क़यादत तो कहती है कि भाई जो अमरीकी हैं वो वादा खिलाफी करते हैं, यही है, वादा करके वफा नहीं करते हैं, मुज़ाकरात हो रही हो तो हमले कर देते हैं। अच्छा सर, मुआहदे के कुछ निकात हैं जो कि सामने आए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे जो अहम नुक्ता था वो यूरेनियम के हवाले से था, क्योंकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा, ज़ाया कर देगा।
ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई साहब, उनकी तरफ से खबर आई कि भाई ईरान का यूरेनियम ईरान से बाहर कहीं नहीं जाएगा। बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि हो सकता है कि यूरेनियम को रशिया मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुमकिना तौर पर मुआहदे में बीच का रास्ता क्या निकला होगा? आपका तज्जिया, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ईरानियों ने जो है ना एक खास मुद्दत तक जो पहले जो ओबामा के साथ ट्रीट हुआ था उसमें तो 10 साल थे, शायद इसको उन्होंने बढ़ा के 15 से 30 साल कर दिया है मेरे ख्याल में। ये अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ईरानी कभी भी अपना अफसूदा जो यूरेनियम है उसको वो अमेरिका के हवाले कर देंगे, इस तरह कभी नहीं होगा। और फिर इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। देखिए जी, एक चीज़ होती है जो आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के करते हैं, वो प्रेगमेटिक होता है, उसमें नेशनल अपने इंटरेस्ट सामने होते हैं और कुछ हकीकत पसंदाना उसमें रवैया होता है। और एक चीज़ है जो मेज़ से उठ के बाहर आप स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के लिए, वो डोमेस्टिक का ज़्यादातर कंजम्पशन के लिए होता है। और मैं चीज़ ये एक बता दूं आपको कि अमेरिकन लीडर जो है वो प्रेसिडेंट से लोअर लेवल पे जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जी आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें हैं जो वो अपने उस पर कह देते हैं सोशल मीडिया में, उसको आप ये ना वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, एक्चुअली मुज़ाकरात के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट तरीके से वो जो है ना वो, लेकिन उसको बिटवीन द लाइन्स देखना चाहिए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि ईरानियों ने ये कहा है कि हम वो मुद्दत बढ़ा देते हैं, अब बढ़ा कितना देते हैं ये इसका पता नहीं है कि 20 साल है, 15 साल है या 25 साल है। बहरहाल मेरे ख्याल में वो इतना है कि जिससे ट्रंप साहब जो है वो उसको हाथ में लेके ढोल बजाने का उसको बाहर, खास कर अपने जो वोटर्स हैं नवंबर मिड टर्म के इलेक्शन के लिए उनको कन्विंस करने के लिए। देखिए जंग तो की हमने, लेकिन इससे मैं ये लेके आया हूँ कि वो आइंदा 20 साल के लिए 25 या 30 साल के लिए जो है ना वो एटम बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे। तो ये उनके लिए एक किस्म की ये चीज़ होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दुनिया के लिए इस वक्त लोग लेना इकोनॉमी के लिए वो है मैरीन ट्रैफिक जो है थ्रू अपना हुर्मुज़ के थ्रू जो है जी। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला भी मेरे ख्याल में हल हो चुका है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा टोलिंग पे जो है वो इतराज़ थे कि ईरान जो है ना वो टोल उनसे वसूल नहीं करेगा। अब उस पर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई होगी कि चलो जी आप एक प्रोटोकॉल तो तय कर लें कि जो इसको रेगुलेट कर ले और टोल की बात जो है वो हम मौखर कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका भी उन्होंने मौखर किया हुआ है। आखिर 30 दिन में या 60 दिन में उस पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फौरी तौर पर जो चीज़ जो कबूल करनी होती है दोनों तरफ से वो ये होता है मेरे ख्याल में कि अपना हुर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान ने बिल्कुल एग्री किया होगा और उधर से अमेरिका ने भी किया होगा कि हम आपकी सी पोर्ट्स की नाकाबंदी ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके फ्रोजन एसेट थे उस पर भी अमेरिका ने किया होगा कि सैंक्शंस हम रिलैक्स कर लेते हैं और आपके एसेट्स जो है कुछ 50%। बिल्कुल सर, जब मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों फरीकैन बैठे हैं तो बिल्कुल गिव एंड टेक की सूरत हाल है कि कुछ बातें अमेरिका को माननी पड़ेंगी, कुछ ईरान को माननी पड़ेंगी, तभी बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा। अच्छा सर, जैसा कि डील हो जाती है, हम सब जानते हैं कि 47 साल से अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं। अब अगर ये डील हो जाती है तो क्या ईरान की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? सच खित्ते में तो कोई तब्दीली नहीं है। यानी इसराइल जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कभी ईरानी कायम नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल जो है वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो, क्योंकि इस वक्त भी इसराइल जो है साउथ लबनान में दबा के बमबारी कर रहा है और वहाँ के इलाकों पर जो है ना वो कब्जा करता हुआ जा रहा है। जहाँ स्ट्रेटेजिक जो टुकड़े हैं जैसे सीरिया में उसने किया है, गोलान हाइट पे कब्जा किया है, उसको नहीं छोड़ रहा, और कुछ और टुकड़े हैं उनको नहीं छोड़ा। इसी तरीके से साउथ लबनान में भी वो
वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि हैफा का इलाका से पहले भी वो जो है उनको तो सिक्योरिटी रिस्क था, तो आज भी वो यही कह रहे हैं कि भी ये इधर से। तो इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ नेगोशिएटेड किस्म का जो है ना, ये मेरी अपनी एनालिसिस है कि वो मसला हल हो जाए। वो तो चाहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि ईरान को इस कदर कमजोर किया जाए कि आइंदा के लिए, आइंदा 30 साल के लिए ईरान जो है ना इसराइल को रेजिस्ट न कर सके इस खित्ते में आगे बढ़ने और इस हेजेमोनिक कंट्रोल कायम करने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस चीज़ को खराब करने में अगर हमें एहतमाल है या शुबात है, वो इसराइल की तरफ से हैं। इसराइल इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ईरान की जो पॉलिसी है वो इसराइल के बारे में तो चेंज नहीं होगी, लेकिन खित्ते में चेंज होगी। शायद जो अरब ममालिक हैं वो उनको एहसास हो गया है कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है, बल्कि एक ताकतवर मुल्क बन के उभरा है, तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स ईरान जो है वो डिफरेंट होगा अभी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद इस खित्ते में जो है अरब ममालिक प्लस ईरान प्लस पाकिस्तान, ये जो है और टर्की, ये एक नई अलायंस की सूरत सामने आ सकता है और एक ताकतवर अलायंस बन के उभर सकता है जो इसराइल को हमेशा के लिए रखे, एक डिस्टेंस पे रखे। बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं कि इस खित्ते में भी इसराइल के खिलाफ कोई ताकत जो है वो सामने आनी चाहिए। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को चूंकि वो बड़ी ताकतें हैं और ईरान ने तो बिल्कुल इस जंग में खुद को साबित किया और जैसे सुपर जो अपने आप को कहता है कि भाई हम तो बहुत ही ताकतवर मुल्क है, उन्हें तगड़ा जवाब दिया। तब देखते हैं कि डील क्या होती है और डील में क्या तय पाता है। हमारे साथ आलम बरूही साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी सियासत बिलखसूस मशरक़ वुस्ता में पाकिस्तान का बढ़ता आलमी सिफारती किरदार, मुस्तकिल सियासी और अस्करी किरदार यकीनी तौर पर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम करेगा। लेकिन दूसरी जानिब मशरक़ वुस्ता की पेचीदा सूरत हाल के तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत, नरेंद्र मोदी का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा और जंग के दौरान नेतन्याहू की मुत्तहिदा अरब अमारात खुफिया आमद कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या मशरक़ वुस्ता में अमरीका, इसराइल, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद वजूद पा रहा है? क्या अमरीका की क़यादत में मुमकिना इत्तेहाद इसराइल के स्ट्रेटेजिक और फौजी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? और सबसे अहम, पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता में बढ़ता फौजी और सियासी किरदार भारत और इसराइल के लिए चैलेंज क्यों बन रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाज़िया साहिबा, कहिएगा कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान ने भरपूर राबताकारी से ईरान को अरब दुनिया पर मज़ीद हमलों से रोका। मशरक़ वुस्ता की सियासत में ये जानदार एंट्री क्या पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक मौका है या फिर संगीन चैलेंज? चैलेंजेस तो होते हैं जब आपके स्ट्रेटेजिक मूव जो हैं वो रीजन को और ख़ास तौर पे ग्लोबली जो हैं वो इवेंट्स को रीशेप कर रहे हों, शफल कर रहे हों, तो वो चैलेंजिंग ज़रूर होते हैं। मगर हमारी जो करंट सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो चैलेंजेस से डरने वाली नहीं है, ये हमने देख लिया है। ये तो हमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भी दिखा दिया था कि हम चैलेंजेस से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी चैलेंज हम पे आ जाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या ये चैलेंजिंग है, तो बिल्कुल आपका सही आप की तरफ इशारा कर रही हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये है कि हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट कर रहे हैं जिसमें ईरान तो बहरहाल मसले का हल जो है वो रीजन के कोलैबोरेशन से, उनकी मशावरत से चाहता है। लेकिन अमेरिका का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हल चाहते हैं, किस तरह का हल चाहते हैं, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, हमें ये नहीं पता है। हम ट्रंप की ट्रूथ सोशल की पोस्ट के हिसाब से देखें कि वो क्या चाहते हैं या एक्शंस देखें वो क्या चाहते हैं, तो और साथ में उनका जो खुला रुझान है इजराइल की तरफ, फिर वो जो एक ट्रायंगल बन रहा है इजराइल, यूएई और इंडिया का, उसके अंदर भी अमेरिका जो है वो शामिल है। तो यूएई जो है वो चाह रहा है कि उसको मीडिएशन में शामिल किया जाए, उसको एज अ पार्टी ट्रीट किया जाए।
ईरान जो है देखें, जो सेन और जो सुलझे हुए डिप्लोमेटिक जो जिनके कल्चर होता है, वो ममालिक कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, बाकी ममालिक किसी और तरह से बिहेव करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अभी भी कोई चीज़ जो है वो हतमी नहीं है। अभी भी सिर्फ ये ही तय पाया होगा कि निगोसिएशन जो हैं वो होनी चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी तय है। किन बुनियादों पे होनी चाहिए, ईरान ने ज़रूर इस बात पे हामी भरी होगी कि वो यकीनन इस रीजन को जंग की आग में नहीं झोंकना चाहते, लेकिन प्रोवाइडेड ये कि क्या ये स्टंट अमेरिका की तरफ से ग्लोबल मार्केट या ऑयल मार्केट को स्टेबल करने के लिए है, या फिर ये कि उनके अपने बेटे की शादी है वीकेंड पे जो उन्होंने अटेंड नहीं की और वो इस वक्त वाइट हाउस में ही हैं, तो फिर वो वाइट हाउस में क्यों हैं और वहाँ पे क्या चीज़ जो है पक रही है जिसका हमें नहीं पता है। इनका इतना इम्पोर्टेंट काम क्या था कि वो अपने बेटे की शादी मिस कर देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर उस पर वॉर का बिल्डअप भी है। लेकिन एक तरफ ये कि फिर इन सारी की सारी जो पेशरफ्त हो रही हैं उसमें पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे बात कर रहा है और जिसका मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ, और उसको बहुत खुल के अब बताना जो है वो रशिया, चाइना बहुत खुलकर उस पे बात करना शुरू हो गए कि इन मसलों का हल अगर हमें देर पा चाहिए तो इस रीजन का हमें कोई अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और वो कोई सिक्योरिटी पैक्ट की बात नहीं हो रही, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा जो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है जिससे इस रीजन के ममालिक के तनाज़े जो हैं वो आपस में फंक्शनल रिलेशन की बुनियाद पे अहम पॉइंट आपने रेज किए सिक्योरिटी के हवाले से इस रीजन की। अगर हम अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात करें तो अरब मुल्कों में मुकम्मल तौर पर अमेरिका नाकाम रहा। ईरान जंग में अमेरिका को अरबों से ज़्यादा इसराइल की दिफा की फिक्र रही, हम सब ने देखा। क्या अरब ममालिक अमेरिका का मुतबादिल ढूंढ रहे हैं या इस्लामी या अरब नेटो के बारे में सोच रहे हैं? इस्लामी नेटो तो कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए तो पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो दुनिया के अंदर मुसलमानों पे जो मजालिम हो रहे हैं वो ना हो रहे होते, तो फिर इनकी एक ही। तो हमें हकीकत पसंदाना तरीके से देखना होगा। हर मुल्क अपना भला देखता है, हर मुल्क के पास पूरा हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल रियलिटी को समझते हुए जो अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहता है, अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो बनाए। तो मुस्लिम उम्मा नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए मुस्लिम नेटो भी कोई चीज़ नहीं है, और कोई भी फ्यूचर में नेटो के तरह का कोई ऐसा अरेंजमेंट चाह भी नहीं रहा है, क्योंकि नेटो एक डिफंक्ट इदारा है। नेटो ही तो है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको डिस्टेबलाइज किया हुआ है, जो कि एक डिफेंसिव पैक्ट था जो कि बाद में ऑफेंसिव हो गया, और कहाँ वो चलता चलता जिसने अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करनी थी, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए रहना था, वो अफगानिस्तान तक पहुंचे हुए थे। तो उनका तो ना तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो कामयाब रहा, ना वो खुद जो है अब वो खुद जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। तो हारे हुए और नाकाम तजर्बे दोबारा तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो उसके लिए हमें रहनुमाई मिल जाती है चाइना का जो फ्यूचर का विजन है, जिसको दोबारा इस पुतिन के विजिट पे प्रेसिडेंट शी ने दोबारा से रीइटरेट किया है कि हम 4 पॉइंट्स पे ज़िंदगी जो है पूरी दुनिया की आगे की तरफ बेहतरी के लिए लेके जाना चाहते हैं। उसमें ये कि इन सिविलाइजेशनल हमारा इनिशिएटिव है, उसमें हमारा इकनॉमिक इनिशिएटिव है, उसमें हमारी जो इंडिविजिबल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है, और उसमें हमारा जो इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो है वो इनिशिएटिव है। तो वो तमाम की तमाम चारों पॉइंट्स जो हैं वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रॉडर वेस्ट का जो ग्लोबलिस्ट और एक्सेप्शनलिस्ट मॉडल है उसकी बिल्कुल जिद हैं। इसमें कोई जो है वो जीरो सम सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेंटर पे शाह नहीं है और बाकी मोहरे उसके इर्द गिर्द, ये कोई चेस गेम नहीं है जो पुराना था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम किसी सिक्योरिटी पैक्ट को नहीं देख रहे हैं। बायलैटरली कोई किसी से करना चाहे तो वो और बात है। रीजन के अंदर सिक्योरिटी के अंदर अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, गल्फ के कंट्रीज, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इवन जो है वो नॉर्थ कोरिया जो है वो भी उसमें शामिल होने की बात हो रही है। तो उसमें फिर ये होगा कि जो ब्रॉडर वेस्ट है जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, उसके लिए रास्ते जो हैं वो कम या बंद हो जाएंगे ग्लोबल साउथ के ऊपर हर वक्त किसी ना किसी प्रिटेंस से एक वॉर ऑफ एग्रेशन जो है वो लॉन्च करना, क्योंकि पूरे रीजन जो है उसको डिटरेंस की बुनियाद पे डिवाइड कर दिया जाएगा कि जी जो ममालिक अपनी डिटरेंस को देख रहे हैं ठीक है, बाकी जो है वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पे
बिल्कुल, आप कह रही हैं हम एक उनके ब्लॉक लिए बन सकते हैं जिसमें डिप्लोमेटिक चंद ममालिक पावर जो है शामिल वो होंगे, provide लेकिन मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद या नेटो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सऊदी दिफाई डील के बाद हमने देखा कि एटमी ताकत पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल के मुकाबले ताकत का तवाज़ुन कायम किया, लेकिन इंडिया और इसराइल की बाहमी क़ुर्बत और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो ताल्लुकात में गर्म जोशी है, मिडल ईस्ट में एक ताकत की नई इक्वेशन जाहिर कर रहा है। तो इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? ये ताकत की इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए बोथ द साइड्स हैज टू बी इक्वल, तो तब इक्वेशन बनती है। अच्छा। अगर एक तरफ पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान ने ये सिर्फ रिटोरिकली नहीं है, बाकायदा हॉट वॉर में एग्जिबिट किया है कि इंडिया जो है उसके सामने नहीं ठहर सकता है, चाहे उसका जोग्राफिया बड़ा है, चाहे उसकी जीडीपी पर कैपिटा पॉपुलेशन की बुनियाद पे बड़ी है, या चाहे उनके पास हथियार भी हो सकता है तादाद में ज़्यादा हों, लेकिन वो किसी भी सूरत, किसी भी जो है वो टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे या मनूवरेबिलिटी की बुनियाद पे वो पाकिस्तान के सामने ठहर नहीं सकता है। पाकिस्तान जो है ना सिर्फ ये कि उसकी फोर्सेस जो हैं वो 6th और 7th जनरेशन या उससे भी अगली कोई जनरेशन वॉर जो है उसके लिए इक्विप्ड हैं, बल्कि बाकायदा अपने आप को मजीद जो है उसके अंदर बेहतरी भी ला रहे हैं। हमने रॉकेट फोर्स जो है अपनी जो है वो इंटीग्रेट की है, हमारी तीनों फोर्सेस आपस में इंटीग्रेटेड हैं। हमारे पास जो वॉर टेक्नोलॉजी और हम वॉर थिएटर करते हैं, इंडिया उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। तो वॉर की ये इक्वेशन तो पावर की नहीं है, ये डिस्टेबलाइज करने का फैक्टर ज़रूर है। सऊदी अरेबिया जो है उसके पास जोग्राफिया भी यूएई से बड़ा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और अगर उसकी मुखासमत यूएई की सऊदी अरेबिया के साथ ये है कि उसका एयरपोर्ट जो है वो सेंट्रल जो है वो हब होना चाहिए और उसकी पोर्ट जो है वो हब होनी चाहिए और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसके पास आनी चाहिए, वरना वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं कर सकते हैं। और इस मखासमत में वो हमसे जो है वो कहे कि जी वो अपनी खटास पैदा कर ले या वो इंडिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप बढ़ा ले, तो ये लूजर्स के साथ जो है ना, ये लूजर्स की अलायंस जो है, ये खित्ते के अंदर एसिमेट्रिकल वॉर्स जो हैं, जैसे टेररिज्म है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जैसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, इनको तो बढ़ाएगी, लेकिन ताकत के तवाज़न में ये कभी भी फ़र्क नहीं डाल सकती, क्योंकि ये चूहों की तरह बिलों में घुसकर बाहर निकलेंगे और फिर वहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हैं। किसी भी ह्यूमेन या किसी सिविल नेशन को वो तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो ये कर सकते हैं, वो ये करते रहेंगे, लेकिन ये ताकत की बुनियाद पर तीनों ममालिक जो हैं वो अकेले पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं होते। कुजा के पाकिस्तान की जो है के सामने खड़े नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ईरान अमेरिका दिफाई डील के मशरिक़ वस्ता के सियासी, मौशी और फौजी हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या अरब दुनिया और ईरान में पाया जाने वाला बाहमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो इस डील के बाद ख़त्म हो पाएगा? मैं ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डील नहीं देख रही हूँ, दिफाई या इकनॉमिक। जो फ्यूचर में मुझे ऐसी कोई डील दिखाई नहीं दे रही है। जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पे डिसफंक्शनल करने की एम्बिशन के ऊपर अभी भी कायम है। उनको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा जो रियलिटी चेक एक मिला है, जिसमें बायपार्टिसन जो हैं ग्लोबलिस्ट और न्यूकॉन्स और कंजर्वेटिव और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम राइट विंगर, अमेरिका फर्स्ट, जितने भी इनके क्वार्टर्स हैं वो बायपार्टिसन जो हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हाँ ये एक गलत फैसला था और इस गलत फैसले की बुनियाद पर हमारा जो एक इमेज बना हुआ था वो डिस्टॉर्ट हुआ है। तो कोई डील जो है वो तो मुझे होराइजन पे दिखाई नहीं देती। अब उस जो इनका एक इमेज है उसको अगर कहीं से कोई वो कंप्रोमाइज़ हुआ है एक इंडिविजिबिलिटी का और एक्सट्रीम और अल्ट्रा पावर होने का, तो उसके लिए फिर इनको या तो स्ट्रेटेजिक पॉज लेके तैयारी करनी पड़ेगी 10 से 15 साल, तो ये फिर आ जाए, या फिर ये इस वक्त इनके पास जो कुछ भी है थैले में वो फिर निकाल के दिखा दें और फिर फैसला कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इन दो राहों के दरमियान खड़े हुए हैं। क्या हम एक हतमी स्ट्राइक अभी करने का रिस्क ले लें और ईरान उसके बाद खड़ा नहीं रह पाएगा, और अगर खड़ा रह पाता है तो फिर तो हमारे लिए वापसी का रास्ता और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजिक पॉज लें, और उस स्ट्रेटेजिक पॉज को हम लोग यहाँ बैठकर, मैं और आप जो हैं उसको एक डील का नाम दे रहे हैं, जिसके बारे में इंदिया भी दिया जा रहा है कि ईरान
और अमेरिका के दरमियान जो है एक डील मीडिएट हो रही है। वो डील जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। वो पॉज 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है और हो सकता है हमेशा के लिए हो, क्योंकि 10 और 20 साल बहुत टाइम होता है। हमारा रीजन तब तक कंसोलिडेट कर जाएगा और हो सकता है इनके लिए तब हमला करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है मीडिएट करने वाले काउंट भी इसी बात पे कर रहे हैं। वरना अर्नेस्टली, ईमानदारी से एक फरीक जो है वो किसी डील के अंदर आना ही नहीं चाहता। उसके वॉर ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हैं। अमेरिका को ईरान जो है वो किसी भी सूरत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ नहीं चाहिए। उनको तमाम जो हैं वो सी चोक पॉइंट्स जो हैं उन पे अपनी मोनोपोली और हेजमनी चाहिए। और उनका पीयर कंपेटिटर चाइना है जिसको उन्होंने चारों तरफ से घेरना है। और आने वाली सदी में उन्होंने जितना भी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर अपनी मोनोपोली कायम करनी है। बड़ी विशफुल, बड़ी एम्बिशियस किस्म का प्लान है, होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन वो इसको करने के लिए बहुत डेंजरस ज़रूर हो सकते हैं। और उस डेंजर को रोकने के लिए पाकिस्तान दिन रात, हमारी जो टॉप ब्रास है, हमारी जो टॉप पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, वो दिन रात इसी कोशिश में है। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी रीडिंग है कि वो इस गलत फहमी में है कि ये अमेरिका जो है उसके अंदर से हम ये एम्बिशन और ये ख्वाहिश जो है वो निकाल देंगे कि वो ईरान को जो है वो उसका रास्ता छोड़ के चला जाए। नहीं, हम भी स्ट्रेटेजिक पॉज की बात कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि ईरानी क़यादत ने हमारे जो इंटरनल मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी यही यकीन दहानी कराई है कि अगर आप इस जंग को किसी पीसफुल तरीके से रुकवा सकते हैं और उसमें आपको हमारे से कोई मदद चाहिए तो हम देने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि कोई एक रफ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन गॉड नोज उसके बाद ट्रंप के दिमाग में क्या आता है और वहाँ पे क्या डिसाइड होता है, वो उस MOU को कितनी अहमियत देते हैं। जो खबर है वो खबर ये है कि मुसविदा रेडी हो चुका है, आखिरी मरहले तक पहुँच गया है और बहुत जल्द हो सकता है कि डील हो जाए। और जैसा कि आपने अमेरिका की बात की, तो बिल्कुल अगर हम अमेरिका की तारीख उठाकर देखें तो वो अपना मफाद सबसे पहले देखता है और कभी भी अमेरिका जो है इस खित्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि वही बात है कि वो चाइना को घेरना चाहता है। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, यूक्रेन जंग से दुनिया के वॉर डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं। भारी हथियारों के इस्तेमाल का ज़माना गुजर चुका है। आज टेक्नोलॉजी और सस्ते हथियारों पर एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। जंगों और हमलों में सस्ते ड्रोन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने अमीर और गरीब मुल्कों के ताकत के अलग अलग पैमानों को बाहम एक कर दिया है। बात करेंगे सस्ती लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी पर। चीन, अमेरिका और इसराइल में एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस लेज़र हथियारों की तैयारी क्या मायने रखती है? अरब मुल्क लेज़र हथियारों की मुसलसल खरीद क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान इस मैदान में कहां खड़ा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि लेज़र वेपन की बढ़ती प्रोडक्शन और वसी मांग सवाल कर रही है कि क्या दुनिया स्टार वॉर्स का सिलसिला देखेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार वॉर्स से तो अभी बड़े दूर हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पे जो ताकत का महवर है वो अभी भी आपका जो पुरानी जो टेक्निक थी जिसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया जाता था और जोर दिया जाता था। पहली बात तो ये है कि उसका रखना ज़रूरी है, चाहे बड़ी ताकत हो चाहे छोटी ताकत हो। और उसके साथ साथ आ जाते हैं आपके कन्वेंशनल वेपन्स। जैसे अभी आपने देखा कि अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ शो डाउन हुआ या जो चीज़ें हुई उसके अंदर हथियार कन्वेंशनली वही यूज़ किए गए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी से या आपकी अपना जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके अंदर एक एडिशन आ रही है जो वॉरफेयर में आई है, जो एडिशन आई है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। और उसके साथ साथ आपने ईरान की तरफ से एक ऐसा मुजाहिरा देखा जिसमें आप एक एयरफोर्स को, बड़ी एयरफोर्स को जो अमेरिकन एयरफोर्स है और जो इजराइल की एयरफोर्स है उसको डोमिनेट किया ईरान ने बाय वे ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी इज चीपर एज कंपेयर टू एयरफोर्स, बिकॉज एक जहाज को मेंटेन करने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि कितना
उसको वो अपना मालूमात चाहिए। अब उसके अंदर एडिशन, जैसे आप कह रहे हैं कि लेजर वेपन जो है, जो असल में बुनियादी तौर पे दे आर द डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम्स होती हैं, लाइट की जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो डिसेबल भी करते हैं और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जैसे आपने देखा ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक नया एडिशन आ रहा है, यानी मीनिंग देयर बाई कि वॉरफेयर जो है वो डिस्टेंट होती जा रही है। यानी आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अगर एक मिसाइल का रेंज या एक लेजर टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड वेपन की रेंज 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो बाई स्टेइंग इनसाइड योर ओन टेरिटरी आप एक टारगेट को, दुश्मन के जो इलाके में है, आप उसको एंगेज कर सकते हैं। अब इसमें देखना है इसके ड्रोन, अभी लेजर टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको डेवलप करने में, जैसे आप देखना ना, जैसे इसका एक थर्मल डैमेज होता है जिसमें एक हाई एनर्जी बीम्स होती हैं जो फोकस करती है, कॉन्टिन्यूस बीम्स आप डालते हैं टारगेट के ऊपर और उससे हीट जो होती है, वो जो कांस्टेंट बीम आप टारगेट पे डालते हैं, उससे जो हीट जनरेट होती है, वो डैमेज करती है इंटरनल सेंसर्स को और वो ट्रिगर्स को डैमेज करती है, फ्यूल को डैमेज करती है। लेकिन इसके लिए आप ये देखिएगा कि बीम की रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, टारगेट किस किस्म का है। बड़े टारगेट जो हैं उनके लिए साफ जाहिर है आपको बड़ी हाई इंटेंसिटी बीम्स चाहिए। सो देयर इज अ डेवलपमेंट गोइंग ऑन, बट आई थिंक अभी इसके अंदर जो आने वाले दिनों में जो आप वॉरफेयर का डिजाइन देखेंगे वो यही होगा जो ईरान के अंदर डिस्प्ले हुआ है, और लेजर टेक्नोलॉजी कुछ अरसे बाद उसके अंदर फर्दर एडिशन करेगी इन द फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल। अच्छा सर, रूस के यूक्रेन के जंगी ड्रोन्स ने हम सबने देखा, अमेरिका को ईरानी ड्रोन्स ने परेशान कर दिया। अरब दुनिया बड़ी मोहतात हो गई है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर लेजर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तो ये क्या जंगी मैदान में बड़ी अहम तब्दीली आने वाली है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, वहाँ पे हाई पावर लेजर्स है। अब वो हाई पावर लेजर जो है वो अगर आप देखेंगे वो 10 किलोवाट से लेके 300 किलोवाट तक के लेजर्स है, और ये सिस्टम जो है ये इनको डिजाइन किया गया फिजिकल डिस्ट्रक्शन, और ये प्राइमरीली यूज किए जाते हैं ग्राउंड और नेवल एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये डैमेज करते हैं। फिर इसके अंदर लो पावर डेजलर्स भी होते हैं, और लो पावर डेजलर जो है ये डिजाइन किए जाते हैं कि टेम्परेरी आप किसी चीज को ब्लाइंड कर दें या किसी चीज को डिस्टर्ब कर दे, उसके ऑप्टिकल सोर्सेज को डिस्टर्ब कर दे। इसी तरह ये टारगेटिंग जो है कि जैसे ट्रेडिशनल बैलिस्टिक बी जो मिसाइल थे, इसमें ये बीम्स जो हैं, इसमें लेजर वेपन में जो बीम्स होती है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी और विंड क्या है और उससे नहीं इफेक्ट होती। और उसमें एडवांस सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होता है अपना, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो फोकस करता है उन बीम के ऊपर कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उसको भी एक्सेप्ट करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ न्यू एडिशन इनटू अ सिस्टम वॉरफेयर, लेकिन जो मेन थ्रस्ट रहेगा वॉरफेयर का वो अभी भी आपके ड्रोन और एयर पावर थ्रस्ट जो है वो मेन थ्रस्ट रहेगा। उसके अंदर आप एडिशन करेंगे लेजर टेक्नोलॉजी की। मतलब देखिए ना, अगर एक लेजर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह आपको एक मिसाइल को चलाने के लिए आपको एक लॉन्चर चाहिए होता है, तो लेजर बीम फेंकने के लिए भी आपको उसी क्वालिटी का, उसी अपना स्पेस का एक सिस्टम चाहिए होगा। सो इट्स अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और इसके अंदर नई नई टेक्निक आ रही हैं। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि मेजर आपके जो वेपन रहेंगे वही वेपन है जो आपने पिछली वॉर में पाकिस्तान, इंडिया या ईरान, इजराइल की वॉर में देखे, उसके अंदर आप एडिशन कर देंगे लेजर टेक्नोलॉजी की, और ऑफ कोर्स इट कैन बी अ वेरी लीथल फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जंग को मजीद सस्ता कर सकता है। डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना कि कितने 100 किलोवाट तक ये जा सकता है। सस्ता तो जंग सस्ती तो कभी नहीं हो सकती,
अभी आपने देखा कि यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, इधर रशिया और यूक्रेन की वॉर, उधर ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ तमाम चीजें मिसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन के दरमियान काउंट हो रहा है। और सिर्फ जो उसका मिलिट्री लेवल से जो मिलिट्री डिस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो $840 बिलियन काउंट हो रही है। तो ये नहीं हो सकता कि वॉर सस्ती हो, वॉर कभी सस्ती नहीं होगी, क्योंकि लेजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसी सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो सिस्टम लेजर से ज्यादा भारी होगा, लेजर से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये नहीं है कि वो कोई चीप सिस्टम लगा देंगे कि जी लेजर आके उन पे लेजर बीम उनके आप इफेक्ट करते हैं। इस पे बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी अभी डेवलपमेंट आएगी। वॉरफेयर कभी सस्ती नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। वॉरफेयर हमेशा कॉस्टली होगी, क्योंकि जब आप डैमेजेस काउंट करेंगे तो इट इज नॉट ओनली कि हाउ आर यू फाइटिंग द वॉरफेयर, उसके अंदर बुनियादी चीज ये है कि आप उस वॉरफेयर से किस चीज पर डैमेज कर रहे हैं, किस चीज पर तबाह कर रहे हैं, क्या जाके आप किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका कॉस्ट इफेक्ट क्या है। उसका अगर फर्ज करें आप एक वॉरफेयर बीम के जरिए आप एक फर्ज करें, हाइपोथेटिकली मैं आपको कह रहा हूँ, एक F-35 एक इसके सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि उस सिस्टम की कॉस्ट क्या है जिसको आप डैमेज कर रहे हैं। तो हाउ कैन वॉरफेयर बी चीपर? It will be equal for both the sides. Both sides will deny military infrastructure या civilian infrastructure या air defense system या ground system या air system या naval system. तो वो cost तो उसकी वही जाएगी. The warfare can never be cheap. अच्छा सर, हमने मौजूदा ईरान अमेरिका जंग में देखा कि ईरान का दिफाई सिस्टम है कंपैरेटिवली अमेरिका के इतना बेहतर नहीं था या इतना महंगा नहीं था, लेकिन ईरान ने बड़ा डटकर मुकाबला किया। अगर हम ड्रोन्स की बात करें, जैसा कि आपने मिसाइल्स का जिक्र किया, तो ये जो बमबार ड्रोन्स हैं और मोहलिक लेज़र वेपन्स हैं, इन्होंने जंगों को कहीं ना कहीं सस्ता भी बना दिया है और सस्टेन भी ईरान ने अमेरिका के सामने खुद को किया। तो इस तरह आपको नहीं लगता कि दुनिया में जहाँ एक तरफ हम जंगें बंद करने की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से हथियार बनेंगे और लेज़र हथियार जो कि कंपैरेटिवली सस्ते हैं, या ड्रोन्स की बात कर लें, तो तनाज़ात मज़ीद बढ़ेंगे, छोटी छोटी जंगें हो सकती हैं? पहली बात तो याद है कि जिस वक्त तक दुनिया में अमेरिका अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं करता और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता रहता है और अपनी हेजेमनी को दुनिया में गन के जरिए इम्पोज करने की पॉलिसी फॉलो करता है, और जब तक इजराइल जैसा शैतान, इजराइल जैसी नाजायज रियासत दुनिया में मौजूद है, और जिस वक्त तक नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो हिटलर और मैसोलिनी से बदतर दहशतगर्द है, जिनकी कोई वैल्यूज नहीं है, जिनकी कोई मोरालिटी नहीं है इन तीनों पावर्स की, उस वक्त तक जंगें बंद नहीं हो सकती दुनिया। इस दुनिया में दहशतगर्दी का बुनियादी अंसर इन्हीं तीनों स्टेट्स के गिर्द और इनके लीडरान के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब आप मुझे बताइए, ईरान की जंग शुरू करने का कोई लॉजिक था, कोई रीजन था? नहीं। ईरान इज अ सॉवरेन नेशन, अपनी वो अंडर ऑल दी एम्बार्गोज और रिस्ट्रिक्शंस वो अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे थे, लेकिन उसको वो जो शैतान याहू और इजराइल जो दुनिया की नाजायज रियासत है, उसने एक सेल्फ कंसीव्ड ग्रेटर इजराइल का जो प्लान बनाया, वो दे आर रिजेक्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं ना, दे आर थर्ड क्लास पीपल। ये दहशतगर्द है। जितने जॉनर्स बैठे हुए, इनको जो बाइडेन जैसे और ट्रम्प जैसे और बुश जैसे लोग सपोर्ट करते और ये दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते, तो दुनिया में जंगें तो जारी रहेंगी। ये तो याद है। ये भी जो अभी पीस अमन शमन प्रपोजल हो रही है, ये परमानेंट अमन के लिए नहीं हो रही। ये सिर्फ यही जो प्रेजेंट क्राइसिस है, इनको ओवरकम करके सीज फायर टाइप चीज को लेंथन करने के लिए हो रही है। इसलिए ईरान कह रहा है कि हमें 30 डेज का ब्रीदिंग पीरियड दो, ताकि हम ये जज कर सकें कि जो हम एग्री करेंगे उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल जैसी नाजायज रियासत अमल करेगी या नहीं करेगी। अब छोटी छोटी जंगें तो दुनिया में होती रहती है। अभी भी आप देखें सोमालीलैंड के ऊपर जो हुआ है, सूडान में जो कुछ हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, एक अपना वहाँ पे लड़ाई हो रही है, रैपिड फोर्सेस और कम्युनिटी फोर्सेस लड़ रही है। वो जो दहशतगर्द है उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है। यमन के अंदर जंग जो हो रही है, एसटीसी और प्रेसिडेंशियल काउंसिल जो जंग हो रही है, उसके अंदर कन्वेंशनल हथियार, उसके अंदर कोई लेजर वेपन इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके अंदर सिर्फ राइफल और मशीन गन इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो जारी रहेगा कि दुनिया जहाँ पे दो कबाइल हैं, दो मुल्क हैं। बिल्कुल, इंसानी तारीख हमने देखी है कि जंगें किसी भी दौर में जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अच्छा सर, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान लेज़र हथियारों की तैयारी में इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान रिसर्च के ऊपर लगा हुआ है और ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन हैं जो लेजर के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं, और पाकिस्तान उसमें साथ दे रहे हैं। ये देखिए ना, ये R&D का प्रोसेस है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है।
इसके अंदर नई नई चीजें आती रहती है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे ड्रोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वाडकॉप्टर्स हैं, और बहुत सारी आपकी ये जो आपकी NVDs होती है, NVGs होती है इसके अंदर, और जो आपके थर्मल राइफल्स होती है। तो पाकिस्तान चाइना के साथ भी मिलकर, और पाकिस्तान खुद भी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ है, और साफ ज़ाहिर है दुनिया की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान भी सीखता है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया और दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट साबित हुआ। ईरान ने उसके कंपैरेटिवली अगर आप नजर डालें, भारत ने तेजा शुरू किया था, तेजाज, और वो उस तेजाज का जो उन्होंने हाल किया कि अल्टीमेटली उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट प्रोजेक्ट, दे कुडंट मेक एन एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान हैज मेड एन एयरक्राफ्ट। तो दैट कैन इंडिकेट कि पाकिस्तान की टेक्निकल नो हाउ जो है वो किस लेवल पे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें मैच करेगा दुनिया की टेक्नोलॉजी को एज पर एज लेजर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर, पाक भारत जंग में हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को तगड़ा जवाब दिया और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे जन्नत जमशेद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।